Hello students, welcome to your class. So we were studying the chapter which was Principles of Inheritance and Variations. कल की क्लास में मैंने आपको definition सिखाई. Yesterday we discussed about certain terms which will be used in the chapter. So what were those terms? We'll revise those terms quickly and we'll move ahead. तो terms थी heredity, variation, फिर क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जीन्स किसको कहते हैं, अलील्स क्या होते हैं, होमोजाइगस क्या है, हेटेरोजाइगस क्या है, डोमिनेंट, रिसेसिव, जीनोटाइप, फिनोटाइप, ये सारी चीजें, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है, वेरिएशन के तीन सोर्सेस कौन से हैं, ये सब कुछ मैंने आपको कल पढ़ाया. नाउ फादर ऑफ जेनेटिक्स. फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रिगोर जोहन मेंडल. ग्रिगोर जोहन मेंडल जो है, he was a very renowned scientist and he is regarded as the father of genetics. वही थे जिन्होंने जेनेटिक्स के फील्ड में सबसे पहले रिसर्च शुरू की थी. ठीक है, तो he was a monk. तो उन्होंने क्या किया, अपनी मोनास्ट्री के गार्डन में, मोनास्ट्री का जो गार्डन था वहीं पे उन्होंने बीज पे रिसर्च शुरू कर दी थी. He kept careful records of all procedures and findings. उन्होंने जितना भी काम किया, जितने भी खोजें की, उन सारे कामों का, उन सारी खोजों का उन्होंने केयरफुल रिकॉर्ड रखा. सबसे अच्छी बात जो उनके काम की थी वो यही थी कि उन्होंने सब चीजों को रिकॉर्ड करके रखा और फिर उन रिकॉर्डिंग से कंक्लूड किया अपने रिजल्ट्स को. What did he perform? उन्होंने परफॉर्म किए कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स. बहुत ही तरीके से उन्होंने काम किया था. क्वेश्चन आ भी सकता है कि मेंडल के वो कौन से काम थे, कौन से तरीके थे जिन्होंने उसको सक्सेसफुल बनाया. तो एक आप लोग याद रखेंगे, उनके जो प्रोसीजर्स थे, उन्होंने उन प्रोसीजर्स और फाइंडिंग्स को रिकॉर्ड करके रखा. दूसरा, कंट्रोल्ड पॉलिनेशन बिटवीन प्लांट्स एंड कंट्रास्टिंग ट्रेड्स. विद कंट्रास्टिंग ट्रेड्स, दो प्लांट्स उन्होंने चूज किए. दो प्लांट्स जो थे उनके ट्रेड्स कंट्रास्टिंग थे, अलग अलग थे, सेम नहीं थे. उन्होंने कंट्रास्टिंग ट्रेड वाले प्लांट्स के बीच में अलग अलग ट्रेड्स, मतलब एक के फ्लावर्स व्हाइट हैं तो दूसरों के फ्लावर्स वॉयलेट हैं. फिर वॉयलेट और व्हाइट फ्लावर्स वाले प्लांट्स को क्रॉस करके उन्होंने देखा कि इस केस में रिजल्ट क्या आ रहा है. क्या सिर्फ व्हाइट आ रहा है, क्या सिर्फ वॉयलेट आ रहा है, क्या कुछ फ्लावर्स वॉयलेट आ रहे हैं, कुछ फ्लावर्स व्हाइट आ रहे हैं, है ना. तो ये सारे रिजल्ट्स उन्होंने कंक्लूड किए. सो थर्ड पॉइंट अब आपको समझ आया होगा मुझे लगता है, कंट्रोल्ड पॉलिनेशन बिटवीन प्लांट्स विद कंट्रास्टिंग ट्रेड्स. देन generalize the results of breeding pea plants into what we know as Mendel's laws of inheritance. उनके जो भी रिजल्ट्स आए, उन्होंने रिजल्ट्स को कंक्लूड किया, रिजल्ट्स को मॉडिफाई किया और उनको मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से अब जाना जाता है. तो मेंडल ने किस पे काम किया, मैंने आपको बताया मेंडल एक मॉन्क थे जिन्होंने मोनास्ट्री में पी गार्डन के ऊपर काम किया था. तो पी प्लांट्स ही क्यों चूज किए उन्होंने, बड़े सारे रीजंस थे. एक सक्सेस का रीजन पी प्लांट भी था. तो मेंडल ने पी प्लांट को क्यों चूज किया, बोर्ड एग्जाम में आज इट इज क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड मेंडल सेलेक्टिंग पी प्लांट. मेंडल ने पी प्लांट को क्यों सेलेक्ट किया, ये क्वेश्चन आ सकता है. दूसरा क्वेश्चन, मेंडल की सक्सेस में पी प्लांट का क्या रोल था. तीसरा, एमसीक्यूज की अगर मैं बात करूं तो हो सकता है कि वो पी प्लांट के कुछ कैरेक्टर्स दे दें और एक दो कैरेक्टर गलत हो. आपको चूज द ऑड वन आउट पूछें, चूज द करेक्ट वन पूछें, चूज द इनकरेक्ट वन पूछें. तो इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा, है बहुत इजी है. देखिए, पी प्लांट्स जो हैं उनके पास वेल डिफाइंड कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो अच्छे से सामने दिख रहे हैं, ऑब्जर्वेबल है. Among 20 to 30 different characters, he chose 7 different unit characters. उसके जो characters थे वो क्या थे, defined थे. मेंडल के कैरेक्टर्स वर वेल डिफाइंड, अच्छे से डिफाइंड थे मेंडल के कैरेक्टर्स. करीब 20-30 कैरेक्टर्स की उसने स्टडी की और सात अलग कैरेक्टर्स को उसने अपनी स्टडी में चूज किया. ठीक है, कौन से 7 कैरेक्टर्स थे, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आएगा. फिर पहला मैंने आपको बता दिया, उसके जो कैरेक्टर्स थे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, they were well defined. He chose how many characters? He chose 7 characters. Then
फ्लावर्स ऑफ पी प्लांट आर बाइसेक्सुअल। जो पी प्लांट के फ्लावर्स थे वो कैसे हैं? बाइसेक्सुअल हैं, मतलब मेल और फीमेल एक ही प्लांट पे प्रेजेंट है। तो सेल्फ पॉलिनेशन होती जाएगी, है ना। देन सेल्फ पॉलिनेशन में से इसने तो क्रॉस पॉलिनेशन करवाई, बट बाइसेक्सुअलिटी का फायदा ये था कि अगर उसको सेल्फ पॉलिनेशन करानी है तो वो करा सकता है। फ्लावर इज क्लोज टाइप सच दैट पॉलिनेशन इज लिमिटेड टू सेल। बच्चा फ्लावर जो होता है ना पी प्लांट का, वो क्लोज रहता है, खुलता ही नहीं है। कली होती है ऐसे, फ्लावर खुलता है, एंथसिस होता है, फ्लावर खुलता है। इसके फ्लावर्स जो है वो पॉलिनेशन जो है वो बड पॉलिनेशन कर लेते हैं, यानी कि वो बंद रहते हैं तभी उनकी पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाती है, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन। अगर आप चाहते हो कि ये क्रॉस पॉलिनेशन करें तो आप इनको जबरदस्ती खोलो, खोलने के बाद आप इनका जो एंथर है उसको कट कर दो। एंथर को कट करना इज नोन एज इमैस्कुलेशन। देखो क्या किया जाता है, ये जो है इसके पास एक बहुत ही ब्यूटीफुल टेंडेंसी है कि इसका फ्लावर बंद रहता है। फ्लावर बंद रहने के कारण वो सेल्फ पॉलिनेशन कर लेते हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हो, वेट, तो आप लोग क्या कर सकते हो, फ्लावर खोला, आप चाहते थे क्रॉस पॉलिनेशन करे, मतलब ये एक ऐसे फ्लावर के साथ पॉलिनेट करे जिसके अलग कैरेक्टर्स हैं, अपने साथ ना करे। तो आप जबरदस्ती फ्लावर को खोलोगे और इस फ्लावर में से जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको कट कर लो, लोच, है ना। अब तो सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस चले गए। तो क्रॉस पॉलिनेशन के टाइम पे क्रॉस करवा लो और सेल्फ के टाइम पे उसको सेल्फ करवा लो। ये जो प्रोसेस जिसमें मेल्स को कट कर दिया गया, इस प्रोसेस को कहते हैं इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन कहते हैं। जो दूसरा फ्लावर है जिसका मेल, जिसको आपको मेल की तरह चूज करना है, अब आप उसके एंथर को इस पे आके डस्ट कर दो ताकि पोलन ग्रेन्स यहाँ पे बैठ जाएं, ठीक है। देन मैंने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में सिखाया था, इमैस्कुलेशन, बैगिंग, रीबैगिंग। देन cross pollination can be easily done by removing stamens from pistils of flower. क्रॉस पॉलिनेशन ये बता रहा है कैसे होती है, मैंने आपको बताया ना, रिमूविंग स्टेमन फ्रॉम पिस्टल्स ऑफ फ्लावर मैच्योर बाय द प्रोसेस कॉल्ड इमैस्कुलेशन। अभी बताया आपको कि फ्लावर्स जो मैच्योर हो चुके हैं उसमें से आप क्या रिमूव कर लो, स्टेमन रिमूव कर लो, सिर्फ फीमेल बच गया, एंड क्रॉस विद स्टिग्मा ऑफ डिजायर्ड पी प्लांट। ठीक है, आप अपनी मर्जी का मेल चूज कर लो, एंथर किसका होना चाहिए, जिसको आपने फीमेल चूज किया है, जिसको आपने फीमेल चूज किया है उसमें से आप उसको काट दो, किसको काट दो, स्टेमन को, तो वो फीमेल की तरह बिहेव करेगा। कल्टीवेशन ऑफ पी प्लांट इज इजी। पी प्लांट को उगाना बहुत इजी है, इकोनॉमिक, खर्चा नहीं आता, रिक्वायर्ड स्मॉल स्पेस, छोटी जगह में ही ग्रो हो जाते हैं। देन lifespan of pea plant is short, thus many generation can be obtained in single growing season. ये कह रहा है कि जो पी प्लांट का लाइफ स्पैन है ना वो छोटा है, तो लाइफ स्पैन अगर छोटा है तो बहुत सारी जनरेशंस को आप स्टडी कर सकते हो। हाँ, द हाइब्रिड्स ऑफ पी प्लांट प्रोड्यूस्ड बाय क्रॉस पॉलिनेशन आर परफेक्टली फर्टाइल। क्रॉस पॉलिनेशन के बाद जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, क्रॉस पॉलिनेशन के बाद जो ऑफस्प्रिंग पी प्लांट के पैदा हो रहे हैं, सीड्स आ रहे हैं, वो फर्टाइल है, वो नया प्लांट बना सकते हैं। ठीक है, फटाफट से रिवाइज कर लें। जो पी प्लांट थे उनके कैरेक्टर्स जो हैं वो डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है, इजीली रिकॉग्नाइजेबल है। कंट्रास्टिंग ट्रेड्स जो हैं, दोनों ही जो ट्रेड्स हैं कंट्रास्टिंग, वो क्या है, वो इजीली ऑब्जर्वेबल है। दूसरा, प्लांट्स कैसे हैं, पी प्लांट्स बाइसेक्सुअल हैं, मेल भी हैं उनमें और फीमेल भी हैं उनमें। तीसरा, क्लोज्ड है फ्लावर, जो फ्लावर का टाइप है वो कैसा है, क्लोज्ड है, मतलब एंथर और कार्पेल है और वो बंद रहता है फ्लावर। अगर आपको तो सेल्फ पॉलिनेशन कर लेता है, अगर क्रॉस कराना है तो उसके मेल ऑर्गन्स को कट कर दो, इमैस्कुलेट कर दो। देन इनको ग्रो करने में बहुत छोटी जगह चाहिए और ग्रो करना सस्ता भी है। देन इनका जो लाइफ स्पैन है वो बहुत छोटा है। अब लाइफ स्पैन छोटा होने के कारण क्या है, बहुत सारी जनरेशंस को स्टडी किया जा सकता है। हाइब्रिड्स हैं वो परफेक्टली फर्टाइल है। नाउ मैंने आपको बोला था 20-30 कैरेक्टर्स जो थे उसमें से उसने 7 कैरेक्टर्स को चूज किया। अब आप लर्न रखेंगे कि इन 7 कैरेक्टर्स में से कौन सा वाला डोमिनेंट था और कौन सा वाला रिसेसिव था।
ठीक है, देखो दिखाती हूँ आपको कौन सा वाला डोमिनेंट और कौन सा वाला। स्टेम की लेंथ, टॉलनेस वाज डोमिनेंट, ड्वार्फनेस वाज रिसेसिव। लर्न करके रखना, हो सकता है आपको वो ना दे कि कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है और क्वेश्चन पूछ लें एज्यूम करके कि ये तो आपको पता ही होना चाहिए that which among these 7 characters is dominant and which one is recessive। तो स्टेम लेंथ में डोमिनेंट वाला टॉल और रिसेसिव वाला ड्वार्फ। पॉड शेप, आपने मटर देखे है, कोई कोई जो पॉड होता है, कोई कोई जो मटर होता है वो फूला हुआ होता है, हाँ, और कोई कोई जो होता है वो कंस्ट्रिक्टेड होता है, पतला सा होता है। तो इन्फ्लेटेड इज डोमिनेंट एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड इज रिसेसिव। सीड शेप, राउंड इज डोमिनेंट एंड रिंकल्ड इज रिसेसिव। सीड कलर येलो एंड ग्रीन। बताइए सीड्स का ध्यान रखना, एक सीड कलर और एक पॉड कलर, इनमें कंफ्यूजन हो जाती है। डोमिनेंट सीड येलो है जबकि डोमिनेंट पॉड ग्रीन है। डोमिनेंट सीड इज येलो, रिसेसिव इज ग्रीन। डोमिनेंट पॉड इज ग्रीन, रिसेसिव इज येलो। इस चीज को याद रखना, डोमिनेंट सीड कौन सा है, येलो, ये चीज याद रख लो, बाकी अपने आप हो जाएगी। डोमिनेंट सीड इज येलो, दैट मीन्स डोमिनेंट पॉड इज ग्रीन। फ्लावर पोजिशन, एक्सियल और टर्मिनल फ्लावर्स। फ्लावर कलर, डोमिनेंट इज पर्पल, रिसेसिव इज व्हाइट। बच्चा अब एक चीज और देखो, कभी कभी क्या क्वेश्चन आता है डोमिनेंट कौन सा रिसेसिव कौन सा, ये देखो आएगा ही। इसके अलावा डोमिनेंट कौन सा है रिसेसिव कौन सा, ये तो आ गया। इसके अलावा वो आपको पूछ सकता है, देखो कि बताओ कि सीड से के रिस्पेक्ट में कितने कैरेक्टर्स थे। तो सीड के रिस्पेक्ट में कितने कैरेक्टर्स थे, 2। एक सीड का शेप, एक सीड का कलर। फिर वो पूछ सकता है फ्लावर के रिस्पेक्ट में कितने कैरेक्टर्स चूज किए, तो आप बोलोगे 2। कौन सा, एक फ्लावर का कलर और दूसरी फ्लावर की पोजीशन, है ना। दिख रहा है आपको फ्लावर का कलर, ये पर्पल और व्हाइट, फ्लावर की पोजीशन एक्सियल और टर्मिनल, है ना। फिर वो पूछ सकता है पॉड के रिस्पेक्ट में पॉड शेप और पॉड कलर। ओके, नाउ आफ्टर चूजिंग द पी प्लांट, उसने किया क्या पी प्लांट का, मुझे बताओ। पी प्लांट उसने चूज करने के बाद बच्चों पी प्लांट्स को क्रॉस किया। पी प्लांट को उसने अब क्रॉस करना है, देखो उसने सबसे पहले जो प्लांट लिया वो लिया एक डोमिनेंट मेल और एक रिसेसिव फीमेल। पहले तो डेफिनेशन देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, क्या होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। It is a cross between two organisms involving one trait। 2 ऑर्गेनिज्म लेने हैं, प्लांट ए और प्लांट बी। ट्रेट क्या लेना है, एक टॉल ट्रेट, एक का ड्वार्फ ट्रेट। बहुत सारे ट्रेट्स को एक साथ नहीं लिया, मोनो मतलब 1। दे चोज ओनली 1 ट्रेट एट अ टाइम इन दिस क्रॉस। मोनो हाइब्रिड मतलब एक ट्रेट का मिक्सचर किया, एक ट्रेट को का हाइब्रिड बनाया। फॉर एग्जाम्पल हाइट का हाइब्रिड, एक टॉल प्लांट था एक ड्वार्फ प्लांट था, उनको देखा मेट करके कि क्या कहानी बनती है। So it's a cross between 2 organisms, but characters कितने चूज कर रहे हैं, they are choosing only 1 character। अब देखो लेट्स से जो मेल है और जो फीमेल है, ठीक है, टॉलनेस पे करते हैं सिंस वही बहुत कॉमन है। मेल जो है वो टॉल लिया, फीमेल जो है वो ड्वार्फ ली। तो ये है टॉल मेल, ये है ड्वार्फ फीमेल, ठीक है। देखो यहाँ पे जब हमने इसको क्रॉस किया, अच्छा मुझे एक और चीज याद रखना, एक और चीज आप लोग याद रखेंगे वो ये है कि जितने भी कैरेक्टर्स मेंडल ने लिए ना, मेंडल ने जितने भी कैरेक्टर्स लिए उसने हमेशा प्लांट्स जो लिए वो ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स ली। पहले तो तुम लोग ट्रू ब्रीडिंग लाइन समझो अच्छी तरह से, हमेशा उसने ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स पे ही काम किया।
ओके, सो उसका क्या नाम है? उसका नाम है ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स, ऑल्सो नोन एज प्योर लाइन्स। ट्रू ब्रीडिंग या फिर प्योर लाइन्स कह सकते हैं इसको। क्या होता है ट्रू ब्रीडिंग या प्योर लाइन्स का मतलब? देखो, ट्रू ब्रीडिंग या प्योर लाइन्स होती हैं वो प्लांट्स जो पिछले काफी जनरेशन से, पिछले कई सारे जनरेशन से वो सेल्फ पॉलिनेशन करते आ रहे हैं। पिछली कई सारी जनरेशन से दे आर परफॉर्मिंग सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब खुद के साथ ही पॉलिनेट कर रहे हैं, मतलब उसी प्लांट का एंथर उसी प्लांट के सिग्मा के साथ पॉलिनेट कर रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे ये होगा बच्चों की वो प्योर लाइंस मतलब होमोजाइगस ही बनेंगे। कल आपको सिखाया था ना होमोजाइगस हेटेरोजाइगस, तो प्योर लाइंस बनने का मतलब है कि वो होमोजाइगोसिटी अटेन कर चुके होते हैं। अगर टॉल है तो वो कैपिटल टी वाला टॉल ही होगा, वो कैपिटल टी स्मॉल टी वाला टॉल नहीं होगा। ठीक, तो व्हाट आर ट्रू ब्रीडिंग लाइंस आप लोग नोट कर सकते हो। Those plants which are performing, those plants which are performing self pollination, वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं? वो सेल्फ पॉलिनेशन परफॉर्म कर रहे हैं। दोज प्लांट्स विच आर परफॉर्मिंग सेल्फ पॉलिनेशन सिंस पास्ट मेनी जनरेशंस, पिछली काफी जनरेशन से वो सेल्फ पॉलिनेशन ही करी जा रहे हैं। दे आर परफॉर्मिंग सेल्फ पॉलिनेशन सिंस पास्ट मेनी जनरेशंस, और इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से वो होमोजाइगोसिटी अटेन कर चुके हैं। दे आर होमोजाइगस बिकॉज ऑफ दैट, होमोजाइगस यानी कि सेम ऐसे ऐसे। ठीक, चलो ओके। मोनोहाइब्रिड क्रॉस को देखो आप लोग, एक मेल थी एक फीमेल। अच्छा जी, मुझे लगता है ये कुछ ज्यादा ही शॉर्ट में हो जाएगा, मैं तुम्हें डिटेल में ये सिखाऊं। देखो कैसे होता। लेट्स से जो पेरेंट चूज किया गया, द मेल एंड द फीमेल पेरेंट, मेल जो था वो टॉल था, फीमेल जो थी वो डॉग थी। ठीक, टॉल का जो वो है फॉर्मूला वो है कैपिटल टी। ड्वार्फ का है स्मॉल टी। टॉल है कैपिटल टी एंड ड्वार्फ है स्मॉल टी। फिर क्या होगा? फिर बनेंगे गेमीट्स बनेंगे। टॉलनेस में ये दोनों टी सेपरेट हो गए, एक ये और एक ये। ड्वार्फनेस में भी ये दोनों टी सेपरेट हो गए, ये स्मॉल टी ये स्मॉल टी। ऐसा ही होता है हमेशा जब भी गेमीट्स बनाएंगे बच्चों, जब भी गेमीट्स बनाएंगे तो आप इन पेयर को सेपरेट कर लेंगे। पेयर में रहते हैं हमेशा, क्योंकि आपको पता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। एक होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर कैपिटल टी है, दूसरे के ऊपर भी कैपिटल टी है। गेमीट्स बनाने के टाइम पे हमेशा इस पेयर को आप अलग अलग कर लेंगे। तो कैपिटल टी अलग अलग हो गए, एक एक आ गया। स्मॉल टी भी अलग अलग हो गए, एक एक आ गया। ठीक है, अब इस तरह से बनाएंगे हम एक बॉक्स, इस तरह से। क्या नाम है इस बॉक्स का? इस बॉक्स का नाम है पन्नेट स्क्वायर। व्हाट इज दिस? दिस इज पन्नेट स्क्वायर। पन्नेट स्क्वायर क्यों रखा गया इसका नाम? क्योंकि इसकी डिस्कवरी जिन्होंने की थी उनका नाम था
रेजिनाल्ड सी पन्नेट, वो पर्सन जिसने इसकी डिस्कवरी की, उस पर्सन का नाम रेजिनाल्ड सी पन्नेट था। ही वॉज अ ब्रिटिश साइंटिस्ट, वो एक ब्रिटिशर था, एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। साइंटिस्ट का नाम रेजिनाल्ड सी पन्नेट। ही डिस्कवर्ड द स्क्वायर, स्क्वायर का नाम पन्नेट स्क्वायर। ठीक है, चलो एक साइड पे लिख लिया कैपिटल टी, कैपिटल टी, दूसरे साइड पे लिख लिया स्मॉल टी, स्मॉल टी। ये वाला कैपिटल टी, ये वाला स्मॉल टी, इस बॉक्स में आ जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अगेन इस बॉक्स में इसका कैपिटल टी, साइड पे स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो बच्चे एक चीज देखी गई कि यहाँ पे जो आए, जो डब्बा आया, इसको बोलते हैं F1 जेनरेशन। F1 यानी कि फीलियल जेनरेशन 1, ये फीलियल जेनरेशन 1 है। तो यहाँ पे जो डब्बा आया फीलियल जेनरेशन 1 वाला, उसमें हमने नोटिस किया कि सारे ही कैपिटल टी स्मॉल टी थे, सभी कैपिटल टी स्मॉल टी थे। तो जो कैपिटल टी स्मॉल टी हैं वो कितने हैं? वो 4 हैं। मतलब सभी, मतलब 100% प्रोजेनीज वर टॉल, सारे ही टॉल हुए। कैपिटल टी स्मॉल टी में हम कैपिटल टी चूज करेंगे डोमिनेंट वाला, तो सारे के सारे जो 4 प्रोजेनीज हैं दे वर टॉल, टॉल है देखो। ऑलराइट, फिर क्या किया जाए? सारी की सारी प्रोजेनीज टॉल आई, तो एक और बार इनकी नेक्स्ट जेनरेशन को देखने का सोचा गया। तो अब हम इनकी नेक्स्ट जेनरेशन देखते हैं। देखो क्या करेंगे अब हम, ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी है बच्चों, इसको फिर से आप क्रॉस कराओ, कैपिटल टी स्मॉल टी को ही क्रॉस करवा लो। यहाँ पे मैंने बनाया भी आपके लिए, ये कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल, ये मीट्स बने कैपिटल टी, यहाँ पे मीट्स बने स्मॉल टी स्मॉल टी। हमने देखा सारा F1 पन्नेट स्क्वायर बना के कैपिटल टी स्मॉल टी आया, है ना? दैट मीन्स ऑल वर टॉल, सारे के सारे टॉल हैं। फिर ये पन्नेट स्क्वायर है। अब क्या किया गया, ये जो सारे के सारे टॉल हैं, इन सभी टॉल्स को क्रॉस कराया, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी को दोबारा से कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ क्रॉस करवाया गया। अच्छा जी, इनके गेमीट्स कैसे दिखेंगे? मैंने आपको क्या बोला है कि आपको सिर्फ पेयर को सेपरेट करना है। इसको किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको सेपरेट किया अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी, सही है? अब इनको बॉक्स के इधर लिखो, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। देख लो पीछे यही गेमीट्स बने थे, एक पेरेंट के कैपिटल टी स्मॉल टी बने थे, दूसरे पेरेंट के भी कैपिटल टी और स्मॉल टी गेमीट्स बने थे। ऐसा ही हुआ था। F1 तो देख लिया तुमने। अब यहाँ पे कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी, ये कहानी है। जीनोटिपिक रेशियो अगर देखेंगे, ये चारों को देखो, कैपिटल टी है यहाँ पे, और कैपिटल टी स्मॉल टी है, फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी है, फिर से स्मॉल टी। ये कितने हैं? 1। ये कितने हैं? 2। ये कितना है? 1। तो ये आ गई जीनोटिपिक रेशियो विच इज 1:2:1। The genotypic ratio is 1:2:1। इसको पूछा आप कैसे हो, ये कह रहे हैं टॉल। इनको पूछा आप कैसे हो, ये कह रहे हैं टॉल। इसको पूछा आप कैसे हो, ये कह रहे हैं ड्वार्फ। हमने बोला कि टॉल जो हैं वो कितने हैं? 3 हैं, और ड्वार्फ कितने हैं? वो 1 है। So 3:1 is the phenotypic ratio. ये है phenotypic ratio. Genotypic ratio is 1:2:1 and phenotypic ratio is 3:1.
बताओ जी, समझ में आया? देखो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 2 पेरेंट लिए गए, फटाफट से रिवाइज करते हैं इस चीज को। एक टॉल पेरेंट, एक ड्वार्फ पेरेंट। ये देखो, यहाँ पे भी मैंने आपको सिखाया, देखो यहाँ पे भी मैंने आपको बताया, एक टॉल एक ड्वार्फ। यहाँ पे देखो, एक टॉल पेरेंट लिया गया, एक ड्वार्फ पेरेंट लिया गया। गेमीट्स बनाए, मतलब दोनों टी सेपरेट हो गए, दोनों स्मॉल टी सेपरेट हो गए। पन्नेट स्क्वायर जैसे कि हमने पिछले उसमें बनाया, सारी की सारी प्रोजेनी हमने देखी, वो टॉल आई थी, कैपिटल टी स्मॉल टी वाली। अब इसी F1 को दोबारा से क्रॉस कराएंगे, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी को कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ ही दोबारा से क्रॉस करा दिया। गेमीट्स बनाओ, यहां से बन गया कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां से बन गया कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर से बॉक्स बनाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी का। फिर से जब इन कैपिटल टी स्मॉल टी का हम बॉक्स बनाएंगे, तो ये देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों टीज मिले, कैपिटल टी कैपिटल टी, ये और ये कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस वन एंड दिस वन कैपिटल टी स्मॉल टी, लास्ट वाले दो स्मॉल टी। तो ये है एक, ये है दो, और ये भी है एक। One is tall, two are tall, and one is dwarf. This is genotypic ratio and this is phenotypic ratio. Genotypic is 1:2:1 and phenotypic is 3:1. So this is about monohybrid cross. In our tomorrow's class, we will be discussing about the conclusions he drew about the monohybrid cross. वो थी लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एंड फिर हम डाइहाइब्रिड क्रॉस शुरू कर देंगे, which is little typical as compared to monohybrid cross. I'll be teaching you the numericals and the tricks to solve the questions on a dihybrid cross. So this is it for the day. Thank you so much. Keep solving the questions. Bye bye. All the best.